हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम डायमेंशंस में पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा। डायमेंशन में हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन फार्मूला, use of dimensional method. There are 3 different uses of dimensional method. नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट फर्स्ट यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल मेथड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशनल मेथड। कुछ क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर देखे। ठीक, अभी तीनों यूज़ ख़त्म होने के बाद बच्चों हम इसके और भी कई सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा इनके लिए। तो अभी हम इसको देखेंगे आगे। अब हम आते हैं डायमेंशनल मेथड के सेकंड यूज़ पर। सेकंड यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड जो हमने बात की थी, सेकंड यूज़ क्या था बच्चों बताएं। टू इस्टेब्लिश रिलेशन among different physical quantities. To establish relation among different physical quantities. कई अलग अलग क्वांटिटीज़ में आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी हम डायमेंशनल मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे? इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एस्केप velocity v on Earth's surface. Escape velocity v on Earth's surface depends on gravitational constant. Depends on gravitational constant g, radius of Earth r, and density of Earth d. Then establish relation of escape velocity v with g, r and d. ये क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिए। एस्केप वेलोसिटी v ऑन अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, radius of Earth r and density d. Then establish relation among escape velocity with g, r and d. escape velocity v का रिलेशन हमको चाहिए बच्चों किससे? g, r और d के साथ। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन पर हम आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली ये जो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी का जी आर डी के साथ रिलेशन, ये हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। पर क्योंकि अभी हम ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ओनली विद द यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड हमको फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। एस्केप वेलोसिटी v मान लिया g की पावर x पर डिपेंड करता है, r की पावर y पर डिपेंड करता है, d की पावर डेंसिटी की पावर z पर डिपेंड करता है। ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी जी आर डी पर कैसे डिपेंड करता है? हमने मान लिया g की पावर x, r की पावर y और d की पावर z पर डिपेंड करता है। तो देखिए फॉर्मूला इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी हो गई x, y और z। ठीक है बच्चों, अगर x, y और z हमको मिल जाए तो हमको फार्मूला फार्मूला इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में यही होगा।
जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट पुट करते हैं के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट पुट कर दिया के, तो जी की पावर एक्स, आर की पावर वाई एंड डी की पावर जेड, ये इक्वेशन बन गई। अब हमारा एम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई और जेड निकालना हमारा एम है। अब देखिए अगली स्टेप में क्या करना है, सभी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पुट कर दीजिए। पुट डायमेंशंस ऑफ ऑल क्वांटिटीज़, सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पुट करें। देखें वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, बोले मन में m0l1 t-1। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखें, फिर सॉल्यूशन देखें बच्चों। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m-1 l3t-2। देखिए मैंने इसकी डायमेंशन सही लिखी है या नहीं, m-1 l3t-2। कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = g(m1m2/r²). तो यहाँ से अगर मैं g की डायमेंशन लिखूँ तो Fr²/m1m2। आपको भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है बच्चों। F क्या हो जाएगा, फोर्स, तो m1l1t-2, r² मतलब l2, m1 मास, m2 भी मास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मास की पावर 2। तो देखें डायमेंशन क्या हो जाएगी, m-1 l3t-2 की पावर x। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, r इज़ द रेडियस। रेडियस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की पावर y। डी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1l-3 की पावर z। ठीक, तो इस तरीके से हमने सबकी डायमेंशन पुट कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करें बच्चों, m0l1t-1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखें मास की पावर कितनी हो गई, बेस सेम पावर स्क्वायर करें -x। यहाँ पर मास की कोई टर्म नहीं है, इधर मास की टर्म है z, तो +z। लेंथ की पावर कितनी हो गई बच्चों, देखें 3x, यहाँ पर लेंथ की पावर यहाँ पर कितनी है बच्चों, y। लेंथ की पावर यहाँ पर कितनी है, -3z, तो -3z। टाइम की पावर क्या हो गई प्यारे बच्चे, -2x। टाइम यहाँ पर भी नहीं है, टाइम यहाँ पर भी नहीं है, मतलब -2x। ठीक, अब देखिए ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं बच्चे, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। और डायमेंशंस मतलब पावर, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर सेम। तो हम बोल सकते हैं अगर इन दोनों साइड की डायमेंशंस को कंपेयर कर दें, तो बाय कंपेयरिंग द डायमेंशंस, देखिए मास की पावर यहाँ पर कितनी है बच्चों, 0। मास की पावर यहाँ पर क्या है, -x + z। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड की डायमेंशन करेक्ट होना चाहिए। तो -x + z = 0, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, 3x + y - 3z। लेंथ की पावर, इधर लेंथ की पावर क्या है बच्चों, 1। दूसरी इक्वेशन, टाइम की पावर क्या है बच्चों, -2x। और इधर टाइम की पावर क्या है प्यारे बच्चे, -1। तो ये बन गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो अब देखिए 3 अननोन और हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस उड़ाओ, x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1/2। ठीक, x की वैल्यू पुट करें हम यहाँ पर, तो यहाँ से निकल कर आएगी z की वैल्यू, z = x मतलब 1/2, z भी 1/2। x और z की वैल्यू सेकंड में पुट करें तो फ्रॉम सेकंड, x की वैल्यू 1/2 तो 3/2 + y -3, z की वैल्यू भी 1/2 तो -3/2 = 1।
तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चे 1, मतलब x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1/2। ठीक, तो यही हमको चाहिए था। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, वेलोसिटी v इक्वल्स टू k। तो वेलोसिटी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों बताएं, वेलोसिटी v इक्वल्स टू k g की पावर x, मतलब g की पावर 1/2, r की पावर y मतलब 1, d की पावर z मतलब 1/2। तो एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू पुट कर दी, तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया KR√GD। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो ये वेलोसिटी, एस के वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, ये हमारा फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फार्मूला आता है, तो वहाँ से आपको पता लगेगा इसका एक्चुअल फार्मूला वो होता है 8/3 पाई GR² रो या पाई GR² D। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बस एक ही दिक्कत है कि ये डायमेंशनल कांस्टेंट के जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ये डायमेंशनल फार्मूला का ड्रॉबैक है, इसको जब हम ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। बस हमको ये पता लग सकता है कि वेलोसिटी जो है वो किस तरह से किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल टू R√GD। बस ये फार्मूला इतना हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं देता हूँ आपको अगला क्वेश्चन, आप लोग भी सॉल्व करके देखें। रेट ऑफ फ्लो, देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। रेट ऑफ फ्लो Q मीटर क्यूब पर सेकंड depends on pressure gradient, pressure gradient मतलब P/L, प्रेशर पर यूनिट लेंथ P/L, रेडियस R and coefficient of viscosity eta, then establish the formula, फार्मूला हमको बनाना है। देखिए रेट ऑफ फ्लो Q जो है, Q मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका यूनिट हमको दे दिया, मतलब रेट ऑफ फ्लो होता है बेसिकली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखिए वॉल्यूम, ये जब आप विस्कोसिटी वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है। तो ये रेट ऑफ फ्लो जो है Q, तो रेट ऑफ फ्लो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर, रेडियस पर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। तो हमको फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास पहले हमने किया, सबका अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो देखिए रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो Q इज़ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज़ मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन L3 अपॉन टाइम T1, तो L3T-1, ये Q का डायमेंशन। प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है P/L, मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो m1L-1T-2 अपॉन लेंथ L1। प्रेशर का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन m1L1T-2 और अपॉन एरिया का डायमेंशन L2, तो m1L-1T-2। ये प्रेशर ग्रेडियंट तो हो गया m1L-2T-2, ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन हो गया बच्चों। ठीक,
नेक्स्ट है अपना रेडियस आर मतलब लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन ये होता है m1l-1t-1। आगे जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आता है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन मिलती है, या ईटा इक्वल्स हम लिख सकते हैं f/6 पाई आर वी। यहाँ से जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो m1l-1t-1। ठीक, अब देखिए ये सारी डायमेंशन हो गई। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि Q डिपेंड्स ऑन, किन किन पर डिपेंड कर रहा है देखिए। Q डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स P/L। तो P/L या प्रेशर ग्रेडियंट को मान लीजिए मैं बोल देता हूँ P, तो P की पावर x, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कैपिटल P को प्रेशर से लिखा है तो इसको स्मॉल p से लिख देते हैं, तो स्मॉल p की पावर x। स्मॉल p इज़ बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट P/L। नेक्स्ट डिपेंड कर रहा है बच्चों ये किस पर, रेडियस पर, रेडियस की पावर y, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर z। ठीक है प्यारे बच्चों, सबकी डायमेंशन पुट करेंगे वही जैसा हमने पहले किया। Q इक्वल्स टू K, P की पावर x, R की पावर y, ईटा की पावर z। Q की डायमेंशन आ गई हमारे पास कितनी, m0l3t-1। K इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या आ गई बोले, m1l-2t-2। आपको भी बच्चों पहले खुद को सॉल्व करके देखना। ये लेंथ की पावर क्या हो गई y, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर क्या हो गई m1l-1t-1 की पावर z, और इसकी पावर थी हमारी x। ठीक, अब और आगे सॉल्व करें बच्चों इसको, बेस सेम पावर्स को ऐड करें। मास की पावर क्या हो गई बोले x, यहाँ पर 0, इधर मास की पावर z, तो x प्लस z। लेंथ की पावर क्या हो गई -2x, लेंथ की पावर y, लेंथ की पावर -z। इसी तरह से टाइम की पावर -2x -z, तो -2x -z। इधर कितना चल रहा है बच्चों, m0l3t-1। ये इसकी डायमेंशन हो गई। और सॉल्व करें, मास की पावर दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो x प्लस z की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 0, पहली इक्वेशन। -2x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 3, सेकंड इक्वेशन। ठीक, -2x माइनस z इक्वल्स टू -1, थर्ड इक्वेशन। सॉल्व करके हम यहाँ से x y z निकाल सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, माइनस अगर हटा दें तो 2x प्लस z इक्वल्स टू 1। एक हमारे पास थी इक्वेशन x प्लस z इक्वल्स टू 0, और ये हो गई कितना, या इसी तरह से हम ऐड कर दें मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, तो फर्स्ट प्लस थर्ड को ऐड करें तो क्या आ जाएगा बताएं। फर्स्ट इक्वेशन तो है x प्लस z इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई -2x माइनस z इक्वल्स टू -1। दोनों को ऐड करें, z से z कैंसिल, -x इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू कितनी बच गई बच्चों 1। ठीक, x की वैल्यू आ गई तो z की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो z इक्वल्स टू मिल जाएगा -1। x आ गया, z आ गया, दोनों को अगर हम पुट कर देंगे इसमें सेकंड इक्वेशन में, तो फ्रॉम 2, तो -2x की वैल्यू 1 प्लस y माइनस z -1 इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 4। तो x y z की वैल्यू आ गई बच्चों, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू कितना हो गया -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब Q डिपेंड्स ऑन
प्रेशर ग्रेडियंट की पावर x मतलब 1, ठीक। और जैसा कि हमने लिया था रेडियस की पावर y, तो रेडियस की पावर y मीन्स r की पावर 4 और ईटा की पावर -1, मतलब q जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इन तीनों पर इस तरीके से डिपेंड करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें दिक्कत जो है बच्चों को क्या है कि हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने डाला k, उस k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन का या इस मेथड का ड्रॉबैक है। वो हम जब लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर हम अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी देखें। जैसे एक क्वेश्चन इस पर जो जनरली पूछा जाता है, जिसे हमको बोल दिया इफ फोर्स F, लेंथ L, फोर्स F, लेंथ L and time t, force F, length L and time t are taken as fundamental quantities, then find out dimensional formula of mass m. अब देखिए क्वेश्चन क्या है बेसिकली, फोर्स एफ, लेंथ एल, टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास एम। अब देखिए बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है मास, लेंथ एंड टाइम। पर उसने क्वेश्चन में बोल दिया नहीं, मास को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लेकर फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी लो, तो जैसा क्वेश्चन है बोला हमको करना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो मास का डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों की टर्म्स में क्या हो जाएगा, मतलब मास इन तीनों पर किस तरह से डिपेंड करेगा। बेसिकली क्वेश्चन वही है कि मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, लेंथ एंड टाइम, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला बनाना है। अब देखिए एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के डायमेंशनल कांस्टेंट रखा, फोर्स की पावर x, लेंथ की पावर y, टाइम की पावर z, ठीक। फिर सबका डायमेंशन पुट करेंगे। मास की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? मास की डायमेंशन, मास तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी, तो m1, लेंथ में 0, टाइम में 0। फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 l1 t-1 पावर x, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी तो 1, इसकी पावर y, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी इसकी पावर z। फिर हम सारा काम वही करेंगे, बेस सेम पावर्स को ऐड करेंगे। बोला मास की पावर हो गई x, लेंथ की पावर हो गई y, लेंथ की पावर हो गई कितनी? देखें x यहाँ से प्लस y, तो लेंथ की पावर हो गई x प्लस y, टाइम की पावर हो गई -x प्लस z, ठीक। इधर हमारे पास है m1 l0 t0, दोनों साइड कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू आ गई 1, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 0, माइनस x प्लस z इक्वल्स टू आ गया 0। सॉल्व करके हमको x y z मिला। x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई -1, z की वैल्यू भी मिल गई कितनी? 1, ठीक। मतलब मास जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर x 1, लेंथ की पावर y मतलब -1, टाइम की पावर z मतलब 1। मतलब मास जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? Ft/L। मास की जो इक्वेशन आ गई यहाँ से वो इतनी मिल जाएगी। एक बार फिर देख लें हमने कहीं गलती तो नहीं किया। फोर्स m1 l1 t माइनस, यहाँ पर गलती किया हुआ है, फोर्स m1 l1 t-2, बेसिकली ये गलती हमने किया हुआ है। तो टाइम की पावर हो जाएगी -2x प्लस z,
ठीक, ये हो जाएगी -2x + z। तो x 1 हो गया, y की वैल्यू -1 हो गई। ओके, x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो -2, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हमने इसमें गलती किया हुआ था, तो टाइम की पावर हो जाएगी 2। तो ft²/L जो आ जाएगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, ये तो जो एक्चुअल तरीका था वो है। अब देखिए, मैं आपको इसका दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका भी बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ध्यान से समझें। देखिए, मास हमसे पूछा है, मास का फॉर्मूला F, L और T की टर्म में लाइए। अब देखिए बच्चों, कोई भी आप ऐसा फार्मूला सोचें, कोई एक ऐसा फार्मूला सोचें जिसमें ये सारी क्वांटिटीज़ आ जाएं, या ये नहीं आए तो कोई 2 क्वांटिटीज़ आएँ, 3 क्वांटिटीज़ आएँ इनमें। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो मैंने फार्मूला सोचा, सपोज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझें, शॉर्ट ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में अगर आएगा तो मज़ा आएगा। देखिए, फोर्स इक्वल्स टू m है। अब देखिए, फोर्स आ गया हमारे पास, इसको नहीं छेड़ना है। अब मास आ गया हमारे पास, ये भी हमको चाहिए, इसको भी नहीं छेड़ना है। अब देखिए, एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इसको हटाकर L और T लाना है बच्चों। तो एक्सेलरेशन को हटाकर L और T नहीं आए तब तक आप सॉल्व करते जाइए। जैसे मास, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक ही बात है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम मुझे चाहिए, ठीक, पर वेलोसिटी अभी भी नहीं चाहिए। तो टाइम भी आ गया मेरे पास, ठीक, अब इसको भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर वेलोसिटी को फिर हटाइए बच्चों। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो m, वेलोसिटी को लिखा लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले ही था तो t²। ओहो, तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमारे पास फार्मूला बन चुका। मास का फार्मूला चाहिए था बच्चों, तो मास के लिए लिखें तो कितना हो गया, Ft²/L। सिंपल, ख़त्म, आंसर। तो इतना इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई इस तरह के क्वेश्चन के लिए। क्या करें, कोई भी एक फार्मूला सोचें जिसमें क्वांटिटीज़ आएँ, और उस फार्मूले को तब तक सॉल्व करते जाएं तब तक कि जो हमको सारी क्वांटिटीज़ चाहिए वो ना आ जाए, सारी आ जाएं, या 3 आ जाएं, या 2 आ जाएं, जो भी है, पर कोई भी इन चारों के अलावा कोई 5वीं क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। समझ में आया बच्चों, किस तरीके से करना है। जैसे एक और इसी तरह का मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, शॉर्ट ट्रिक से ही करके देखें। If FLT are taken as fundamental quantities, if FLT are taken as fundamental quantities, then give the dimensions of first density, second pressure, and third momentum. क्लियर है बच्चों। इफ FLT are taken as fundamental quantities, then give the dimension of density, pressure and momentum। ठीक, फटाफट से आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करना शुरू करें। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताना शुरू करता हूँ। आई होप सबने ट्राई करके देखा होगा, सबका आंसर आया होगा। एक्चुअल तरीके से तो हो ही जाएगा बच्चों, डायरेक्ट कैसे करेंगे अब वो देखें। जैसे मेरे को चाहिए डेंसिटी, FLT पर कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब L3। तो मेरे को डेंसिटी को चेंज करना है FLT में, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मैंने लिखा मास अपॉन वॉल्यूम मतलब L3। तो देखिए, डेंसिटी चाहिए, मिल गया, अब इसको हमको छेड़ना नहीं है। L मेरे को चाहिए, मिल गया, अब इसको भी छेड़ना नहीं है। M मुझको नहीं चाहिए यहाँ पर, तो M को हटाना पड़ेगा। तो M को हटाने के लिए जो हमने ऊपर किया था, ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ ये क्वेश्चन,
तो ऊपर से ही अगर इसको पुट कर दें तो m की वैल्यू कितनी थी, ft²/L। तो उसको अगर यहाँ पुट कर दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, d = ft²/L × L3। मास को हटा दिया, फोर्स मुझे चाहिए था, फोर्स मिल गया, ठीक। टाइम मुझे चाहिए था, टाइम भी मिल गया। मतलब सारी क्वांटिटीज़ जो मुझे चाहिए थी वो मिल गई। इन सब के अलावा कोई और क्वांटिटीज़ नहीं आ रही है, बस ख़त्म, आपका आंसर आ गया। अगर जो इन चारों के अलावा पांचवी क्वांटिटी नहीं है तो वहीं रुक जाएं, वही आपका आंसर है। तो डेंसिटी D = आ जाएगा ft²/L4। कितने बच्चों का आंसर आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, ft²/L4। ठीक। सेकंड देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बोले बच्चों क्या होता है, प्रेशर = जैसे मैंने लिखा फोर्स बाई एरिया। अब मेरा एम क्या है कि प्रेशर को चेंज करना है किसमें, FLT में। तो देखिए प्रेशर चाहिए, आ गया, इसको नहीं छेड़ना है। अब फोर्स आ गया, फोर्स को भी नहीं छेड़ेंगे। ए नहीं चाहिए, एरिया हटाकर मुझे चाहिए लेंथ या टाइम। ओहो, तो बहुत सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया को लिख सकते हैं L²। तो L² के बराबर, ठीक। मतलब प्रेशर = क्या हो गया बच्चों, F/L²। अब देखिए यही आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए, यही आपका आंसर हो गया जो आपको चाहिए। क्योंकि अब अगर इसमें L भी आ गया पर अगर एक टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब उसकी पावर क्या लिख देंगे, 0। तो हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इन तीनों की टर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे F1L-2 टाइम की पावर 0। देखिए कितना सिंपल तरीका हो गया। जैसे यहाँ पर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों की टर्म में क्या हो गया बच्चों, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया F1L-4T2। ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और हम लेते हैं नेक्स्ट, थर्ड, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आप बोलें मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को कितना लिख सकते हैं बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक। अब सभी लोग कैलकुलेट करके देखें, सभी का आंसर आना चाहिए। मोमेंटम को फोर्स, लेंथ, टाइम की टर्म में चेंज करना है। अब जब तक कोई इन चारों के अलावा पांचवी क्वांटिटी आए हटाते जाएं। मोमेंटम चाहिए आपको, मोमेंटम आ गया, ठीक। मास चाहिए था क्या, नहीं चाहिए, मास को हटाएं। मास को कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, ऊपर से जैसे हमने लिखा था Ft²/L। ठीक। वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं बच्चे, वेलोसिटी भी नहीं चाहिए हमको, तो वेलोसिटी हटाना पड़ेगा। वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, टाइम से टाइम कैंसिल, तो बचा कितना, F/T। तो फोर्स चाहिए था, मिल गया। टाइम चाहिए था, मिल गया। पर लेंथ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम = फोर्स की पावर 1, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 1। ये मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका हो गया। या एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन सुना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, F = फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। यहाँ पर सिर्फ हम यूनिट निकालने की या डायमेंशन निकालने की बात करें तो फोर्स = मोमेंटम अपॉन टाइम ना लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ख़त्म। मोमेंटम = क्या हो जाएगा बताएं, F/T। तो यहाँ से देखिए कितना इजी हो गया। तो F1, L नहीं है तो 0, टाइम की पावर कितनी हो गई, 1। सब लोग समझ गए बच्चों कैसे निकालना है। तो देखिए एक्चुअल तरीका तो हमारे पास है ही, ये सिंपल तरीका भी हो सकता है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको नीट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक और, ये आपके लिए बोनस एग्जाम्पल, आप फटाफट से मेरे को डायमेंशन बनाकर बताइए बच्चों एनर्जी का FLT की टर्म में। और सभी लोग कमेंट करेंगे कितने लोगों का, कितने बच्चों का आंसर आया, सभी लोग बताएं FLT की टर्म में डायमेंशन।
फटाफट से कैलकुलेट करें एनर्जी FLT की टर्म में, एनर्जी का डायमेंशन FLT की टर्म में। जैसे आपको एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, सपोज मैंने फॉर्मूला लिख लिया 12mv²। एनर्जी हाफ का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं बच्चों, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है तो हटा दें। मास, अब मास को हमने जैसे ऊपर से लिखा था अभी, मास कितना था Ft²/L। ठीक, मास को पुट कर दिया। देखिए हाफ तो डायमेंशन लेस है, इसलिए हाफ का कोई यूज़ नहीं है डायमेंशन में, इसलिए मैंने हटा दिया। वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। लेंथ से एक लेंथ उड़ा दो, टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर उड़ा दो, एनर्जी क्या हो जाएगा F/L। ओहो, बस आपका सिंपल डायमेंशन बन गया बच्चों, F⁻1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 0। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक, या एक और आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ। एनर्जी इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, एनर्जी या वर्क बराबर ही टर्म होती है बच्चों, तो वर्क को हम डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो एनर्जी को भी हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F/L। बस सिंपल, कितना सिंपल हो गया। देखिए फोर्स की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम नहीं आ रहा है तो 0 है ना। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी के वेलोसिटी v एंड टाइम t, काइनेटिक एनर्जी के वेलोसिटी v एंड टाइम t आर fundamental quantities, then what will be the dimensional formula of surface tension? Then what is the dimensional formula of surface tension? सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। सरफेस टेंशन को अगर हम T से रिप्रेजेंट करें तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला हमसे पूछा है। सरफेस टेंशन T को हमको रिप्रेजेंट करना है काइनेटिक एनर्जी के वेलोसिटी v और टाइम t की टर्म में। फटाफट से सॉल्व करके देखें बच्चों, 1 मिनट का टाइम आप सब लोगों के पास। पॉज करके वीडियो को ज़रूर सॉल्व करके देखें, एक्चुअल तरीके से भी देखें, शॉर्ट ट्रिक से भी देखें। अब मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूँ, एक्चुअल तरीके की जगह। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए एनर्जी, ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क, और वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू लेंथ। तो देखिए अब मेरे को फोर्स चाहिए था क्या, नहीं, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ कितना, एनर्जी अपॉन लेंथ। तो देखिए यहाँ पर फोर्स को मैंने लिखा, फोर्स को मैंने कितना लिखा बच्चों, एनर्जी अपॉन लेंथ, और एक लेंथ यहाँ पहले से ही है तो एनर्जी अपॉन लेंथ स्क्वायर हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, देखिए एनर्जी अपॉन लेंथ स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मेरे को सरफेस टेंशन चाहिए था, मिल गया, अब इसको नहीं छेड़ना है। काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट किया है तो काइनेटिक एनर्जी के मिल गई मुझे, काइनेटिक एनर्जी के मिल गई। अब इसको नहीं छेड़ना है। अब मेरे को एल नहीं चाहिए, एल की जगह मुझे वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो हटाना पड़ेगा। तो देखिए वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एल स्क्वायर आ रहा है और लाना मुझे है वेलोसिटी और टाइम, तो लेंथ की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो लेंथ को मैं लिख सकता हूँ कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या हो गया, सरफेस टेंशन, ये टाइम को स्मॉल t से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू के अपॉन लेंथ की वैल्यू हो गई वेलोसिटी इनटू टाइम,
और स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर, तो ये इतना बन गया आपका डायमेंशनल फार्मूला ख़त्म। k की पावर 1, v की पावर -2, टाइम की पावर -2, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया आंसर। तो देखिए कितना दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, कितना इजीली भी हो गया। तो सरफेस टेंशन T के काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। हमने क्या करा बच्चों, सरफेस टेंशन T का फॉर्मूला लिखा फोर्स बाय लेंथ। फोर्स को हटाकर, क्योंकि मेरे को सरफेस टेंशन मिल गया, अब फोर्स नहीं चाहिए तो हटाना पड़ेगा। फोर्स को कितना लिख सकते हैं, एनर्जी या वर्क की डायमेंशन होती है बराबर, और वर्क कितना होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू लेंथ। तो देखिए फोर्स यहाँ से मुझे मिल गया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अपॉन एल। तो फोर्स को मैंने लिखा बच्चों यहाँ से के बाई एल, और एक एल पहले से ही था तो के बाई एल स्क्वायर। ठीक, अब मेरे को सरफेस टेंशन मिल गया, ठीक, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ठीक। अब इन दोनों को नहीं छेड़ना है। अब मेरा एम है कि मैं एल स्क्वायर को हटाऊँ। एल कैसे हटाऊँगा बताओ, वेलोसिटी से। मेरे को वेलोसिटी भी चाहिए, तो वेलोसिटी लेंथ को कितना लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो लेंथ को मैंने लिखा v स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट बन जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये हमारा था सेकंड यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड। इसमें हमने देखा शॉर्ट ट्रिक भी कैसे यूज़ करनी है। तो इस तरह के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप इनको देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड टू कन्वर्ट फिज़िकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, और इसमें भी मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।